हाँ भाई, मेरे एसएससी के वीर योद्धाओं, एमटीएस वाले योद्धाओं, फिर आपके लिए लेकर आ गया हूँ 8 अक्टूबर के शिफ्ट 3 के जीके के मोस्ट ऑथेंटिक क्वेश्चन। इससे पहले हम लोग चालू करें, मैं आपको बता दूं कि जो क्वेश्चन हम लोग कवर नहीं कर पा रहे हैं उसको कल की फर्स्ट शिफ्ट के साथ हम लोग कवर कर लेंगे, तो उसकी आपको चिंता नहीं करनी है कि कोई क्वेश्चन छूटने वाला है, क्योंकि आपकी तैयारी में मैं कोई कमी नहीं रहने दूंगा। आपको बस क्या करना है, नियमित वीडियो देखना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। बिना कोई आपका टाइम वेस्ट करे हुए पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। काल बैसाखी सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट, मतलब काल बैसाखी जो है वो किस राज्य से संबंधित है। अब ये जो है कोई त्यौहार नहीं है, बल्कि ये प्रलय का है। काल मतलब प्रलय, और प्रलय का मतलब क्या है कि जो मॉनसून आता है उससे पहले जो हमारे यहाँ बारिश हो जाती है। स्पेशली काल बैसाखी बंगाल में होती है और इतनी तबाही लाती है, बैसाख के महीने में होती है, कि इसका नाम ही जो है काल बैसाखी रख दिया है। प्री मॉनसून सावर मतलब मॉनसून से पहले आने वाली शावर है, और प्री मॉनसून सावर्स को आसाम में क्या कहते हैं, बारडोली चेरा। और यही जब साउथ इंडिया में आता है तो इसे क्या कहा जाता है, मैंगो शावर्स। मैंगो शावर्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि आम की फसल को बहुत ज़्यादा ये मदद पहुंचाती है। किस रीजन में, केरला और कर्नाटक में। ठीक है दोस्तों, आपके लिए अगला क्वेश्चन लेकर आ गए हैं आपकी खिदमत में। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर, मतलब भारत की जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति है वो किस वर्ष में लागू करी गई थी। तो वर्ष था 1975। संजय गांधी जी ने जो कारनामे करे थे नसबंदी के, उसी के अंतर्गत, उसी के इर्द गिर्द ये बुनी गई नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी थी। और दूसरी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी ये आई थी सन 2000 में। ठीक है, ये भी हमें याद रखनी है, क्योंकि फर्स्ट पूछी जा चुकी है तो सेकंड पूछी जा सकती है। अच्छा, एक बात और आप लोगों को बता दूं, जो आगे की शिफ्ट में एग्ज़ाम देने वाले हैं, फर्स्ट क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन और आने वाले अगले 3 क्वेश्चन एज इट इज़ रिपीटेड हैं, जो सीजीएल में अभी हम लोगों ने कवर कराए थे उसमें पूछे गए हैं। तो अगर आप लोग अपना भला चाहते हैं और आपके पास थोड़ा बहुत भी टाइम है, तो मैंने वो सभी शिफ्ट कराई हैं, आप लोग उनको जाके वहाँ पे देख सकते हैं, अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्ट में मैंने ये सब कवर करे हैं। जिन लोगों ने वो पढ़ा था उनके लिए ये वाली शिफ्ट जो है बहुत ज़्यादा ईजी रही होगी। एक एक नंबर की कितनी कीमत है ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप और मैं दोनों इसी फील्ड में हैं, इसलिए अगर आपके पास टाइम है उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, मृणालिनी साराभाई इज रिलेटेड टू विच डांस फॉर्म एज इट इज सीजीएल 2024 का छपा हुआ क्वेश्चन है, हमने अपने एक्स्ट्रा फैक्ट में इसको कवर कराया है। ये है मृणालिनी साराभाई, और क्योंकि आप इनकी हाथ और पैरों की, चेहरे की जो मुद्राएं हैं उन्हें देख के समझ ही गए होंगे कि ये भरतनाट्यम और कथकली दोनों की एक्सपर्ट हैं। ठीक है, बहुत ही रेयर होता है किसी भी शास्त्रीय संगीत को में एक्सपर्टीज़ पाना, क्योंकि जनरली 10 साल की साधना मानते हैं, और दो शास्त्रीय संगीतों में एक्सपर्टीज़ पाना बहुत ज़्यादा रेयर है। भारत में केवल दो ही ऐसे नाम हैं जो मल्टीपल शास्त्रीय संगीत में मास्टर की उपाधि प्राप्त करे हुए हैं। एक है मृणालिनी साराभाई और एक है सोनल मानसिंह। दोनों के ऊपर एसएससी 20-20 बार प्रश्न पूछ चुका है। मृणालिनी साराभाई आपके सामने ये रही। और इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, ये इन्होंने पद्मश्री जीता था 1965 में, फिर इन्होंने पद्म भूषण जीता था 1992 में। दोनों ही ईयर पूछे जाते हैं, हमें याद रखने हैं, आगे वाली शिफ्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4, देवियों और सज्जनों, आपकी टीवी स्क्रीन पर ये रहा। इन दिसंबर 2023 विच एडिशन ऑफ कबड्डी लीग वॉज प्लेड, मतलब दिसंबर 2023 में प्रो कबड्डी लीग का कौन सा एडिशन खेला गया था। एज इट इज़ रिपीटेड है एसएससी सीजीएल का। एसएससी बहुत ज़्यादा नीच हो गया है, बिल्कुल भी लेवल नहीं घटा रहा है जीके में। जो सीजीएल में जिस लेवल के क्वेश्चन पूछे थे उससे एक लेवल अप ही पूछ रहा है, डाउन तो नहीं पूछ रहा। तो कौन सा एडिशन खेला गया था, 10वां एडिशन, ये भी क्वेश्चन हमने तब कवर किया था। अच्छा, किसने जीता था, क्योंकि अब अगला क्वेश्चन यही बनता है कि किसने जीता था। तो पुनेरी पल्टन ने हैदराबाद स्टीलर्स को हराया था। जैसे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, मुंबई इंडियंस हमारी टीमों के नाम हैं, वैसे प्रो कबड्डी लीग में भी टीमों के नाम हैं। तो पुनेरी पल्टन ने हरियाणा स्टीलर्स को हराया था। पहला एडिशन भी बहुत सी बार पूछा जाता है, तो पहला एडिशन जो है वो किसने जीता था, जयपुर पिंक पैंथर्स ने जो है वो पहला एडिशन जीता था। ये कहानी हमें याद रखनी है, और क्या याद रखना है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जो क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में नहीं लेके आ पा रहे हैं वो अगली शिफ्ट 1 में हम लोग कवर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी खिदमत में ये रहा। हु वॉज द फाउंडर ऑफ समाज,
मतलब विभिन्न समाज दिए गए थे और उनको उनके फाउंडर से मैच कराना था। मैच द फॉलोइंग टाइप का सवाल था। तो जो दिए गए थे मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहली बात तो आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना 1875 में करी गई थी। हम लोगों ने पहले ही शिफ्ट में कवर ये कराया है। अभी इवनिंग वाली शिफ्ट में उसमें स्लोगन पूछा गया था, गो बैक टू वेदास किसने दिया था, तब भी कवर कराया था। दयानंद सरस्वती जी ने 1875 मुंबई में आर्य समाज की स्थापना रखी थी। 1828 में ब्रह्म समाज, और इसकी स्थापना किसने रखी थी? युग पुरुष राजा राम मोहन रॉय, जो सती प्रथा के विरुद्ध लड़े थे। ठीक है। 1867 में आत्माराम पांडुरंग जी जो थे, उन्होंने प्रार्थना सभा की स्थापना वो करी थी। फिर 1873 में सत्य शोधक समाज किन्होंने रखी थी? महात्मा ज्योतिबा फूले। महात्मा ज्योतिबा फूले की फेमस बुक कौन सी है? गुलामगिरी। ये सभी बातें हम लोग कर कर चुके हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। गैम्बिट इन चेस रेफर्स टू, जैसे विभिन्न विभिन्न दाव होते हैं, क्रिकेट में हेलीकॉप्टर शॉट होता है, बास्केटबॉल में डंक होता है, वैसे चेस में गैम्बिट होता है। गैम्बिट का अर्थ क्या होता है? आप लोगों को याद हो, जो लोग टीवी सीरीज़ देखने के दीवाने हो, क्वींस गैम्बिट करके एक सीरीज़ आई थी जो बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। ठीक है। तो गैम्बिट क्या होता है? मतलब आप अपने एक प्यादे को जानबूझ के ऐसी जगह रखें ताकि दुश्मन का जो बड़ा खिलाड़ी है वो उसका शिकार करने आए। ठीक है। और फिर आप उसको दबोच लें। ये फंसाया जाता है अपने प्यादे को सेक्रीफाइस करके। ठीक है। ठीक वैसे ही जैसे शेर को पकड़ने के लिए मेमने की बलि चढ़ाई जाती है ना, वैसे ही चेस में बड़े जैसे हाथी या घोड़ों को पकड़ने के लिए प्यादे की कुर्बानी देनी पड़ती है, उसको गैम्बिट कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग चलते हैं। हु इज़ द राइटर ऑफ नेम सेक? नेम सेक जो नॉवल है उसके राइटर कौन है? तो ये है झुम्मा लाहिरी। ये भी प्रीवियस ईयर का रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी सब बच्चों को पता होना चाहिए। आर्टिकल 360 रिलेट्स टू, मतलब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 इनमें से किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 360 जो रिलेटेड है वो है फाइनेंशियल इमरजेंसी से। इसी के साथ हमें याद रखना है आर्टिकल 352। 352 क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये रिलेटेड है नेशनल इमरजेंसी से। आगे वाली शिफ्टों में आ सकता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपके नंबर बढ़ जाएं, बस यही प्रयास है। आर्टिकल 356 भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये किससे रिलेटेड है? प्रेसिडेंट रूल से। कोई पूछ ले इनमें से कौन सा आर्टिकल भारतीय संविधान का अभी तक यूज़ ही नहीं हुआ है, तो भारत में प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 के अंडर 100 से ज़्यादा बार लग चुका है। नेशनल इमरजेंसी भारत में 3 बार लग चुकी है, 352 का यूज़ हो चुका है, लेकिन आर्टिकल 360 जो है उसका अभी तक भी प्रयोग भारत में नहीं हुआ है, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था जो है मजबूत रही है आपके और हमारे बल पे। आइए दोस्तों, क्वेश्चन आगे चलते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट इज़ बोरोड फ्रॉम। आपको पता है हमारे संविधान में सभी हिस्सों को कहीं ना कहीं से चुराया गया है, ओरिजिनल बहुत कम है। तो कॉन्करेंट लिस्ट जो है वो कहाँ से चुराई गई है? ऑस्ट्रेलिया से। और क्या चुराया गया है ऑस्ट्रेलिया से? प्रीएम्बल। बार बार पूछा जाता है कि भाई फंडामेंटल ड्यूटीज़ जैसे कहाँ से चुराए गए हैं? रशिया, जो कि यूएसएसआर है, वहाँ से। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ लेजिस्लेचर कहाँ से चुराया गया है? ब्रिटेन से। वाइस प्रेसिडेंट या फिर इंडिपेंडेंट जुडिशरी कहाँ से चुराई गई है? अमेरिका से। अमेरिका से और क्या क्या चुराया गया है? फंडामेंटल राइट्स। कनाडा से क्या चुराया गया है? फेडरल स्ट्रक्चर विद ए स्ट्रॉन्ग सेंटर, वो जो है मैंने कनाडा से चुराया है। गवर्नर की पोस्ट जो है हमने कनाडा से चुराई है। तो ये सब चोरी का माल है, आपको भी चुरा के और अपने नंबर बटोरने हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम लोग चलेंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी अडॉप्टेड इन, मतलब जो मोदी जी ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई थी वो किस वर्ष में अडॉप्ट करी गई थी? तो ये अडॉप्ट करी गई थी 2020 में। ठीक है, सभी को ये वाली बात याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है फॉरवर्ड ब्लॉक के ऊपर। एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है वो बच्चे नहीं बता पाए, तो मैं आपके लिए ऊपर से वर्डिंग लेके आया हूँ कि फॉरवर्ड ब्लॉक जो है उसकी स्थापना कब करी गई थी? स्थापना करी गई थी 1939 में। किसके द्वारा स्थापित किया गया था? सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस जी ने कांग्रेस के कौन कौन से अधिवेशन को हेड किया है? तो त्रिपुरा और हरिपुरा और त्रिपुरी। हरिपुरा और त्रिपुरी ऐसे 2 सेशन हैं जो कांग्रेस के सुभाष चंद्र बोस जी ने हेड करे हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम लोग चलते हैं। उससे पहले प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन नंबर 12, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम हैज़ हाउ मैनी कंपोनेंट्स? बहुत ही टिपिकल, बहुत ही अजीब सा सवाल है।
न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, पहली बात तो कंपोनेंट्स कितने हैं, 5 कंपोनेंट है। क्या क्या कंपोनेंट है? नंबर 1 फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, क्रिटिकल लाइफ स्किल, बेसिक एजुकेशन, वोकेशनल स्किल एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन। ठीक है, ये इसके 5 आधार स्तंभ है जिस पे न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम जो है बेस्ड है। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम अगर कोई पूछ ले कि लॉन्च कब किया गया था, तो इसे लॉन्च किया गया था फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में, और ये अगले 5 वर्षों के लिए, मतलब ये पंचवर्षीय योजना है जो 2022-23 से चालू होकर 2026 से 2067 फाइनेंशियल ईयर तक रन करेगी। ठीक है, ये वाली बात हमको याद रखनी है। आइए दोस्तों, नागालैंड पे एसएससी फिदा है और इस बार फिदा होके क्वेश्चन पूछा है, विच ट्राइब्स बिलोंग टू नागालैंड, इनमें से कौन सी ट्राइब जो है वो नागालैंड से बिलोंग करती है। तो इसमें हम लोगों को मल्टीपल ऑप्शंस दिए गए थे और उसमें मेरे को लगता है रेंगमा एक जो है पर्टिकुलर ऑप्शन दिया गया था, वो हमें चूज़ करना है। अगर कोई और ऑप्शन दिए गए हों तो मैं सारी ट्राइब्स आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो कौन कौन सी ट्राइब्स होती हैं नागालैंड की? रेंगमा, कुकी, अनगामी, चंग, आओ, लोथा, फॉर्मसुमी। ठीक है, ये मेजर ट्राइब्स हैं। टोटल 25-26 ट्राइब्स हैं नागालैंड में। ये मेजर ट्राइब्स हैं जो नागालैंड में पाई जाती हैं। ठीक है, महरौली आयरन पिलर के ऊपर एक क्वेश्चन था, तो इसमें एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन था ये पता नहीं चला, लेकिन इससे रिलेटेड मैं सारी डिटेल्स आपके लिए लेकर के आ गया हूँ। पहली बात तो बहुत सी बार तो हाइट ही पूछ ली जाती है। अच्छा, जिनको नहीं पता है महरौली आयरन पिलर में क्या खास बात है, तो ये हमारे मेडिवल इंडिया का पार्ट है और उस समय स्टील की उतनी खोज नहीं हुई थी, लेकिन महरौली आयरन पिलर में अभी तक जंग नहीं लगी है। लोहे का स्तंभ याद रखिए, स्टील का नहीं है, लेकिन तो भी उसमें जंग नहीं लगी है। तो इसकी हाइट कितनी होती है? 7.21 मीटर, काफ़ी ऊंचा होता है ये। और कंस्ट्रक्ट किसने कराया था, मेन बात ये याद रखनी है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ये अभी कहाँ पे है? कुतुब कॉम्प्लेक्स जो है महरौली में, ये वहाँ पर स्थित है दोस्तों। तो अभी के लिए इतने ही क्वेश्चन पता चले हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।